Students, in the previous lecture, we were discussing about the derived lipids, and in that we have already covered the fatty acids, the detailed study of fatty acid. So, today we were discussing about the फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड जो हमारा रिमेनिंग रह गया था, दैट इज हमने असेंशियल फैटी एसिड्स हैं उसके फंक्शंस कर लिए थे और किस तरह से उसकी डेफिशिएंसी है, जो असेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे सिसेशन ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ का रुक जाना। उसके बाद स्किन लेजेंस लाइक एक्जिमा, इसमें स्किन लेजेंस में इस तरह से कुछ इचिंग होने, एक्जिमा स्किन डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है इचिंग होने लग जाती है और उस इचिंग के कारण इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, स्पॉट्स भी पड़ जाते हैं, कई बार रेडिश भी हो जाता है वहाँ पे स्किन पे। और इट में कॉज द फैटी लिवर, फैटी लिवर भी यानी फैट की ज़्यादा डिपोजिशन हो जाती है लिवर में, जो कि मेटाबॉलिज्म को भी रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इट में ऑल्सो कॉज द किडनी डैमेज, अगर असेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो वो क्या कॉज कर देगा, किडनी डैमेज कर देगा। अब इसकी डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो असेंशियल फैटी एसिड रिच डाइट होती है उसको, असेंशियल फैटी एसिड जो कि डाइट से हम लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सिंथेसाइज नहीं होता बॉडी में, तो ये हमें किससे मिलता है, डाइट से, तो हमें उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो जो असेंशियल फैटी एसिड रिच डाइट होती है दैट इज सनफ्लावर ऑयल, हमें अपनी डाइट में सनफ्लावर ऑयल का यूज़ करना चाहिए, कॉटन सीड ऑयल का यूज़ करना चाहिए एंड कॉर्न ऑयल का यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसका यूज़ करेंगे अपनी डाइट में तो जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी एसेंशियल फैटी एसिड की, और जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी प्रिवेंशन हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस मैनिफेस्टेशंस, और यू कैन से दैट डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, उसको कैसे यूज़, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ब्रीफली डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल बाय कंटिन्यूइंग द लेक्चर, जो हम फैटी एसिड कर रहे थे उसके फंक्शंस हमारे पेंडिंग पड़े हैं, तो हम उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड, लेट्स बिगिन विद द फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो जो फैटी एसिड होता है इट इज हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस फॉस्फोलिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उसके सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। सो फैटी एसिड इज यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसाइज करता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड को, लाइपोप्रोटीन को, लाइपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। It is helpful in the synthesis of lipoprotein, phospholipid and glycolipid की synthesis में helpful होता है। It is also helpful in the energy production, ये energy production करता है, जो किस में synthesize होती है, which is synthesized in the mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया में synthesize होती है। तो इसका next जो इसका function है, इसका biological role है, that is production of energy, or you can say that energy production, एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल है। और इसकी क्या एक्टिविटी होती है और क्या फंक्शंस होते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर बिल्डिंग नर्वस टिश्यू एंड
सेल मेम्ब्रेन की बिल्डअप करने में और नर्वस टिश्यू को बिल्डअप करने में ये बहुत ही असेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है। सो नेक्स्ट फंक्शन इज इट इज असेंशियल टू बिल्ड अप nervous tissue and cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को बनाने में और नर्वस टिश्यू के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज करियर, ये करियर होता है फॉर द फैट सॉल्यूबल वाइटामिन। जो फैट सॉल्यूबल वाइटामिन होते हैं उसके लिए किस तरह से एक करियर की तरह एक्ट करता है, मीन्स उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन के इनर या आउटर साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलरी उसको मूवमेंट करने में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में एक कैरियर की तरह हेल्प करता है। सो इट एक्ट एज द फैटी एसिड एक्ट एज कैरियर फॉर फैट soluble वाइटामिन। फैट soluble vitamins कौन से होते हैं? विटामिन A, D, E, K आर द फैट soluble vitamins. So this is about the functions or you can say that biological activity, biological role of the fatty acid. ये synthesize करता है फॉस्फोलिपिड को, लाइपोप्रोटीन्स को, ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सिंथेसाइज होती है एनर्जी प्रोडक्शन करता है और इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू है उसकी बिल्डिंग अप में सेल मेम्ब्रेन के बनाने में, जैसे आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस कर रहा है, वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको प्रीवियस लेक्चर में उसमें हाइड्रोफिलिक टेल होती है, हाइड्रोफिलिक टेल और हाइड्रोफोबिक हेड होता है, वो पूरा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। दैट इज क्या? फैटी एसिड, क्योंकि ये सिंथेसाइज कर रहा है फॉस्फोलिपिड्स को और वो किसमें हेल्पफुल होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में। और ये करियर की तरह एक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स की इंट्रासेलुलरी और एक्स्ट्रासेलुलरी जैसे भी रिक्वायर्ड होती है, जो टारगेट साइट है वहां पे उसको लेकर जाता है। तो एक्ट एज अ करियर की तरह एक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं, मैंने आपको बताया था मैनिफेस्टेशन में कि जो एसेंशियल फैटी एसिड और एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज थी, उसको प्रीवियस लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया था। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? इसमें जो आर्टरीज होती है वो थिक हो जाती है, इतनी मोटी हो जाती है कि विच में उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इट में लीड टू द हार्ट अटैक कॉज कर देता है। तो जो एसेंशियल फैटी एसिड है, अगर हमने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, ये किसके कारण होता है? ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, इसका जो मेन कॉज है, इट इज कॉज्ड बाय द एनिमल फैट। जो फैट हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है दैट इज मोर सैचुरेटेड। वो क्या कंटेन करता है? ज्यादा फैटी एसिड कंटेन करता है, ठीक है। तो विच विल कॉज द वेरियस प्रॉब्लम्स एंड वेरियस कॉम्प्लिकेशन, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें आर्टरीज होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है। सो जो वेजिटेबल फैट होते हैं दैट कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड एसेंशियल फैटी एसिड। जो एनिमल फैट है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होने के कारण कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसलिए हमें डाइट में कौन सा फैट इंक्लूड करना चाहिए? वेजिटेबल फैट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और एसेंशियल फैटी एसिड की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। सो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस से प्रिवेंट करना है तो हमें इंस्टेड ऑफ एनिमल फैट की बजाय जो वेजिटेबल फैट है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे सनफ्लावर ऑयल, आपको कॉटन सीड ऑयल बताया था, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड बहुत होता है। कॉर्न ऑयल हो गया, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड प्रेजेंट होता है।
सो दिस इज अबाउट द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसकी डिटेल स्टडी के बारे में, जो एक्स्ट्रा हमारी असेंशियल फैटी एसिड है उसके बारे में पढ़ा हमने। उसमें उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसमें क्या डेफिशिएंसी हो, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है एसेंशियल फैटी एसिड की तो वो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकती है। उन कॉम्प्लिकेशंस को करेक्ट करने के लिए हमें डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए वो हमने सब पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हमारे डिराइव्ड जो लिपिड्स हैं, हम फैटी एसिड कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट डिराइव्ड लिपिड जो हम पढ़ेंगे दैट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स 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 की बात करें तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं दैट इज ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कोहल है। बहुत इसमें जो हायर अल्कोहल होती है दैट इज सिटाइल अल्कोहल। हायर अल्कोहल कौन सी होती है? सिटाइल अल्कोहल इज द हायर अल्कोहल होती है। एंड इसमें ग्लिसरॉल भी कवर होता है। तो हम इसमें हम अल्कोहल में अलग अलग जो हमारी ग्लिसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, उसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। इसमें जो मेन है दैट इज ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। वैसे तो बहुत सारी है, इसमें ग्लिसरॉल आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, आगे भी इसकी डिविजन्स हैं वो आ जाएंगी, लेकिन हम इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं दैट आर ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। हम इसमें पढ़ेंगे ग्लिसरॉल्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। ग्लिसरॉल्स के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। और अगर इसमें जो हायर अल्कोहल होती है दैट इज सिटाइल अल्कोहल। सिटाइल alcohol, it comes under the category of higher alcohol, higher alcohols। तो इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लिसरॉल की बात करें, ग्लिसरॉल जिसको ग्लिसरीन भी कहते हैं, ग्लिसरीन इट इज अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होती है और इसमें क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ट्राईहाइड्रिक 3 हाइड्रिक अल्कोहल होती है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करती है। अगर इसकी बात करें, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये किस तरह से होती है, CH2 so this is the structure of glycerol। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसको ग्लिसरीन भी कहा जाता है। ग्लिसरीन ऑल्सो नोन एज ग्लिसरीन। अब बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कलरलेस होता है और इसमें जो भी कलरलेस होने के साथ ये बहुत ही हैवी लिक्विड होता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये किस तरह का होता है, कलरलेस होता है। इट इज अ कलरलेस एंड हैवी लिक्विड। कलरलेस होता है, हैवी लिक्विड होता है एंड जो इसका जो टेस्ट होता है स्वीट होता है, स्वीट इन टेस्ट। सॉल्युबिलिटी की बात
solubilize in water, वाटर में soluble होता है, and insoluble होता है, फैट soluble vitamins है उसमें insoluble होता है, soluble in water and insoluble in fat soluble vitamins, that is vitamin A, D, E, K are the fat soluble vitamins. तो these are some physical properties. अब बात करें इसकी chemical properties की, तो इसमें chemical properties क्या है इसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज में भी किस रिएक्टेंट के साथ किस तरह से रिएक्ट करके किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले बात करें इसकी, जो सबसे पहले इसकी केमिकल रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसको अगर ऑक्सीडाइज किया जाए H2O2 के साथ इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन, आप अगर इसका ये देख रहे हैं, इसका ये स्ट्रक्चर, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए, इस तरह से इसको ऑक्सीडाइज किया जाए, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए, इसकी ऑक्सीडेशन करने पे क्या देता है? इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडाइज करने से इट यील्ड्स द ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज CHOCHOH and CH2OH। ये क्या इसमें ग्लिसरल्डिहाइड यानी यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा ऊपर, इसकी जगह अल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर बात करें इसके साथ ग्लिसरल्डिहाइड भी देता है और एक और कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एंड और कौन सा कंपाउंड देता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें क्या है? कीटोन ग्रुप लग जाता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। So this compound is known as dihydroxy acetone। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है विद रिलीज ऑफ वाटर, वाटर के साथ, वाटर को भी रिलीज करता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर हम ग्लिसरॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो इट यील्ड्स द ग्लिसरल्डिहाइड देता है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की फॉर्मेशन करता है। जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन के बाद एक्रोलीन फॉर्मेशन। सेकेंड, एक्रोलीन फॉर्मेशन। अब एक्रोलीन फॉर्मेशन कैसे करता है? जो ग्लिसरॉल है जब उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, अब यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा यूज होता है? इसमें ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा हुआ? जो डिहाइड्रेट, वाटर को रिमूवल करता है, वाटर को रिमूव कर देता है। इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो यूज किया है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, वो क्या करता है? विद हीट के साथ इसको एक्रोलीन में कन्वर्ट कर देता है। एक्रोलीन क्या होता है? दैट इज अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, इसको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड कहते हैं। इसके साथ ये क्या कर देगा? एक्रोलीन की फॉर्मेशन कर देगा। जब इसको ग्लिसरॉल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक्रोलीन की फॉर्मेशन कर देता है। एक्रोलीन क्या है? एक्रोलीन
बेसिकली अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड होता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्मेशन। थर्ड, नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्मेशन। नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्मेशन में क्या करता है ये, अगर हम ग्लिसरॉल को ट्रीट करते हैं विद HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल आ गया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ इसको ट्रीट किया तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। और ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, इट इज वेरी एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव है नेचर में। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज यूजेस। अब इसके क्या यूजेस हैं, जो हम ग्लिसरॉल पढ़ रहे हैं, इसकी यूजेस की बात करें तो ये एक तरह का सॉल्वेंट है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मीन्स एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर की सराउंडिंग से एब्जॉर्प्शन करता है, तो इट मीन्स ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का हो गया। इस नेचर के कारण इसको यूज किया जाता है एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट। ग्लिसरीन आपको पता है बहुत से कॉस्मेटिक्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें जो भी लोशंस वगैरह होते हैं उसमें ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। ग्लिसरीन का यूज किया जाता है, आप लोशंस वगैरह यूज करते हो ताकि वो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करे। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मॉइस्चराइजिंग एजेंट, मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो इसको मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इन द वेरियस प्रिपरेशंस। और किसमें यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, इसको ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। और इसका यूज होता है नेक्स्ट की, ये जो एक डिजीज होती है सेरिबल एडिमा, सेरिबल एडिमा। सेरिबल एडिमा में क्या होता है, जो सेरिबल जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है जिसके कारण अब फ्लूइड इतना हो गया तो प्रेशर पड़ता है और वो स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ऑब्वियसली जो जगह जितनी नई है उसमें जो फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाएगी। तो उस जो सेरिबल एडिमा है उससे भी रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी वैसोडाइलेटर। ये वो ड्रग है जो कि कोरोनरी वैसोडाइलेटर की तरह भी एक्ट करती है। डायलेटर मतलब कि डायलेट कर देती है किसको, जो हमारी आर्टरी होती है, कॉर्नरी आर्टरी, हार्ट से रिलेटेड है, कॉर्नरी आर्टरी को डायलेट कर देती है जिसके कारण जो ब्लड फ्लो होता है अगर डिक्रीज है तो वो इंक्रीज हो जाता है डायलेट करने से। इसमें और भी एग्जांपल जैसे नाइट्रोग्लिसरीन होता है, तो ये वो ड्रग होती है जो किसकी तरह एक्ट करती है, कोरोनरी वैसोडाइलेटर की तरह एक्ट करती है। सो दिस इज अबाउट द यूजेस, हमने यूजेस पढ़े इसके। यूजेस में क्या आ जाएगा, ये किसकी तरह एक्ट करती है, एक तो सॉल्वेंट की तरह, सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है इन वेरियस प्रिपरेशंस, मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, जिसकी क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। कोरोनरी वैसोडाइलेटर है ये, वैसोडाइलेटर जो डायलेट करती है कोरोनरी आर्टरी को, और
और इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल एडिमा। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है तो मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लिसरॉल। हमने ग्लिसरॉल के बारे में कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ग्लिसरॉल में अल्कोहल्स की हमने टाइप्स पढ़े थे, इसमें ग्लिसरॉल भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आता है, और जो हायर अल्कोहल होती है दैट इज सिटाइल अल्कोहल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद इसके यूजेस पढ़े, किस किस चीज में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट द अल्कोहल की, जो नेक्स्ट टाइप की अल्कोहल दैट इज कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।